हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट लेसन कंप्लीट करेंगे, लेसन 13। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेसन ऐसा ही चलता रहता है ना। सो इस वीडियो में जो टॉपिक है ना वो है बड़ा कॉमन टॉपिक। हालांकि है बड़ा कॉमन, लेकिन डिसऑर्डर बड़ा खतरनाक वाला है। इसको साइकोटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाल दिया गया है। पता है आपको? चलो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वैसे आपने सिजोफ्रेनिया का नाम ज़रूर सुना होगा, स्पेशली क्लिनिकल वाले। हो सकता है काउंसलिंग वाले स्टूडेंट भी ये वाली वीडियो देख रहे हो, पॉसिबली, चांसेस बहुत कम है। लेकिन जब क्लिनिकल वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने क्लिनिकल ऑप्ट किया है, तो नॉर्मली ये वाला जो डिसऑर्डर है टीचर्स की ज़ुबान से निकल ही पड़ता है। भाई किसी को सिजोफ्रेनिया है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, ये कुछ कॉमन नेम्स है जिनको टीचर्स है जो बोलते हैं और यही टीचर्स बच्चे हैं जो सुनते हैं। लेकिन आज हम वीडियो में समझेंगे एक्चुअल में सिजोफ्रेनिया होता क्या है, क्या इसकी एटियोलॉजी है, क्या इसकी जो ट्रीटमेंट है, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, ये सभी हम डिस्कस करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने पिक्चर्स को ऑब्जर्व किया, क्या कह रही हैं पिक्चर्स? देखो यहाँ पर दोनों जगह सेम यहाँ पर लिप्स हैं, लिप्स नहीं देखने, यहाँ पर देखना है कैसे ये बोल रहे हैं, है ना। बीच वाला पर्सन है जो परेशान है, ऐसा कुछ चेहरा बना रखा है, परेशान है। यहाँ पर इस बच्ची की जो एक्सप्रेशन देखें, क्या फील कर पा रहे हैं आप? जो भी आप फील करें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हमें भी पता चले आपकी परसेप्शन क्या है इन पिक्चर्स को लेकर। तो अभी हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सिजोफ्रेनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ सिजोफ्रेनिया एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। एक्चुअल में कैसे आप डिफाइन करेंगे या कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि सामने वाले को सिजोफ्रेनिया है, या कौन से ऐसे मेन सिम्टम्स हैं जिनकी हेल्प से हमें पता चलता है अच्छा इसको सिजोफ्रेनिया है ना। तो इनका जो मेन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने मेरी ही फैमिली में एक बच्चे से बात की थी, मतलब हो गया लगभग करीबन 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल लगभग, हाँ 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल पहले ना एक इवेंट हुआ था, एक फैमिली मेम्बर की जैसे कि पास अवे, तो वो डेथ हो गई थी उनकी। लेकिन जो उनसे रिलेटेड पर्सन थे उनमें एक यंगस्टर था, उसकी एज अराउंड उस टाइम होगी 17-18 अराउंड यही थी। मैं उस बच्चे को अच्छी तरह जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। तो 17-18 एज में था वो बच्चा, और उसको जाने के बाद, लव्ड वन की डेथ होने के बाद, भाई बुरा सबको लगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको इतना लगा, उसने कई दिनों तक बात भी नहीं की किसी से, बिल्कुल चुपचाप कई दिनों तक। मजाक नहीं कर रहा मैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उस दौरान उसने, जब मैंने उनसे पर्सनली बात की, एक दिन मैं और वो बिल्कुल छत पे बैठे थे, बिल्कुल आराम से, अकेले। मैं उनको लेके गया था स्पेशली, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, रात का टाइम था तो शांति भी थी, ऑब्वियस है, विलेज था वो, ठीक है। तो वहाँ पर वैसे भी शांति रहती है इवनिंग टाइम में, है ना। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं उस पर्सन को देख पा रहा हूँ, वो मेरे सामने बैठे हैं, समझ पा रहे हैं? वो मुझको ये कह रहे हैं कि तू कुछ ऐसा कर। ये कुछ सेंटेंसेस थे, स्पेसिफिकली आप एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें, और रियल लाइफ है इसलिए आप इस पर विश्वास करें। समझ रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। तो उसने कहा कि मैं उनको देख पा रहा हूँ, और वो मुझे कह रहा है कि तुम ऐसे करो, कुछ तुम्हें ऐसे करना है इन फ्यूचर, या तुम्हें कल कुछ ऐसा करना है। तो मैं उनसे बात कर पा रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो हेलोसिनेशन, अब यहाँ पर एक टर्म आपने सुनी होगी, हेलोसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझा रखा है। पैरानॉइड नहीं, सिजोफ्रेनिया में मेन सिम्टम्स हैं हेलोसिनेशन, डिल्यूजन, डिसफंक्शन ऑफ थिंकिंग, परसेप्शन चेंज हो जाती है बच्चे की। तो अब हम थियरी पढ़ते हैं और समझते हैं क्या होता है। सिजोफ्रेनिया इज ए सीवियर साइकोटिक डिसऑर्डर। तो अभी यहाँ से आपको क्वेश्चन माइंड में आ जाना चाहिए। वैसे तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहिए कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर सर। सो साइकोटिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जहाँ पर बच्चे को, सीवियर कंडीशन है पहली बात तो, रियलिटी से बिल्कुल कट आउट हो जाए। व्हेन समवन फील्स कट आउट फ्रॉम द रियलिटी, और इमेजिनेशन में चला जाए, कुछ है नहीं लेकिन दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, तो उन डिसऑर्डर्स को साइकोटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाल दिया। तो सिजोफ्रेनिया साइकोटिक डिसऑर्डर है, ये आपको समझ लेना है। इट इज़ ए क्रॉनिक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन थॉट्स में प्रॉब्लम होगी, बिहेवियर में तो ऑब्वियस होनी ही होनी है। जब आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, हमारे थॉट हमारे बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। तो थॉट्स, बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन,
आप जब बिहेवियर में आपको प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियस से आप अपने आप से बिहेवियर करते हैं, वो अलग है, लेकिन ज़्यादातर बिहेवियर हम बाहर करते हैं, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होगी। तो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स कंडीशन दैट अफेक्ट पर्सनल एबिलिटी टू थिंक, पर्सन की सोचने की कैपेबिलिटी को, फील करने की, रिलेट करने की, दूसरों से इन सिंपल टर्म्स कट आउट हो जाता है रियलिटी से। जो एक्चुअल में प्रेजेंट है वो उसको फील नहीं कर पाएगा, लेकिन जो प्रेजेंट है ही नहीं वो उसको फील करेगा। तो ये सिजोफ्रेनिया है। तो यहाँ पर आपको जो मेन दिखेंगे वो हेलोसिनेशन, डेल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड डिसकनेक्शन फ्रॉम रियलिटी इन सिंपल टर्म्स हम बोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है जिनको हेलोसिनेशन, डिल्यूजन का मीनिंग नहीं पता, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। हेलोसिनेशन में क्या होता है भाई, आपको कुछ नज़र आ रहा है लेकिन वो है ही नहीं। जैसा कि मैंने कहा, वो लव्ड वन की डेथ हो चुकी है, वो अब वहाँ है ही नहीं। ऑब्वियस सभी को पता है मौत के बाद कौन बचा है ना, कोई भी यहाँ नहीं रहता, लेकिन उसको वो नज़र आ रहा है क्योंकि एक्चुअल में वो है नहीं, तो इसको हेलोसिनेशन बोलेंगे। उसको महसूस हो रहा है कि कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है लेकिन कोई लगा नहीं रहा है, इसको हेलोसिनेशन बोलेंगे। आपको अगर किसी को, मतलब उस पेशेंट को महसूस होगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है, किसी ने मेरा यहाँ से कॉलर पकड़ा है, या किसी ने मुझे चाटा लगा दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं, ये हेलोसिनेशन। समझ रहे हैं? डिल्यूजन किसे कहते हैं? फॉल्स बिलीव को। आपको लगता है कोई आपका पीछा कर रहा है, फॉल्स बिलीव, यहाँ पर विश्वास है, यहाँ पर सेंसरी एक्सपीरियंसेस है। हेलोसिनेशन और डिल्यूजन में यही डिफरेंस है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं हेलोसिनेशन में, डिल्यूजन में बिलीव्स होते हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है, की डिफरेंस जिसको हम बोलेंगे। तो पीपल हु हैव इट मे हियर वॉइस, सी थिंग दैट आर नॉट देयर, बिलीव दैट अदर्स आर रीडिंग और कंट्रोलिंग देयर माइंड, उनको ऐसा लगेगा। इन मैन सिम्टम्स यूजुअली स्टार्ट इन लेट टीन्स एंड 20 ईयर्स, नॉर्मली टीन्स में शुरू हो जाती है, अर्ली 20s में आपको ये सिम्टम्स है, जो ये स्टडी कहती है, मैं नहीं कहता, ये तो कोइंसिडेंसली जो मैंने एग्जांपल लिया वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ पे। तो दे इंक्लूड हेलोसिनेशन, जिसको विजुअल हेलोसिनेशन बोला जाता है, सीइंग थिंग्स विच आर नॉट देयर। देखिए कितना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है सुनने में कि जो चीज़ है ही नहीं वो आप कैसे देख पाएंगे, लेकिन भाई उनके साथ ऐसा होता है। समझ रहे हैं? तो सीइंग थिंग्स विच आर नॉट देयर, हियरिंग वॉइस विच आर नॉट देयर। समझ रहे हैं? तो ये सब में जो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं कि आप देख पाएंगे अगर किसी को सिजोफ्रेनिया है तो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। अब सिजोफ्रेनिया को कैरेक्टराइज किया गया है 3 कैटेगरी में, इसके जो सिम्टम्स है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास पॉजिटिव कैटेगरी, आपको पता होना चाहिए। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास नेगेटिव कैटेगरी, थर्ड वन इज द कॉग्निटिव सिम्टम। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, सिम्टम्स तो आज तक हमने सुने थे, प्रीवियस वीडियो में हमने सबके सिम्टम्स को रीड किया, लेकिन यहाँ पर सिम्टम्स भी पॉजिटिव होते हैं क्या या नेगेटिव होते हैं क्या, कॉग्निटिव, ये डाउट हो सकता है। लेकिन आप अगर कमेंट सेक्शन में पूछे ना तो मुझे थोड़ा और मज़ा आता है। सो पॉजिटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जब आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग में, भाई सिम्टम्स क्या होते हैं जब आपकी नॉर्मल, डिसऑर्डर क्या होता है पहले तो ये बताओ। डिसऑर्डर वही तो होता है ना जब हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग जो हम कर रहे हैं, डेली लाइफ, डेली रूटीन है, वो अफेक्ट हो जाए या हम वो कर ही नहीं रहे, है ना, या उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हम नॉर्मली सभी से बात करते हैं, हम सोशल इंटरेक्शन हमारी नॉर्मल है, लेकिन सिजोफ्रेनिया हो जाएगा किसी को तो इंटरेक्शंस बंद हो जाएगी, वो अकेला बैठेगा, सोचता रहेगा, कुछ नज़र आएगा लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो पॉजिटिव सिम्टम नेगेटिव सिम्टम में यहाँ जो डिफरेंस है वो ये है, जब आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग में अब नॉर्मेलिटीज़ का ऐड हो जाना तो पॉजिटिव सिम्टम्स, और जब आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग में कुछ कम हो जाना, जैसे ना बोलना, अब पहले आप बोलते थे वो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग थी, अब आपने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया तो यहाँ से बोलना खत्म हो गया ना, तो ये नेगेटिव सिम्टम्स। समझ आ गया? अब चलते हैं हम आगे, कौन कौन से पॉजिटिव सिम्टम है। हेलोसिनेशन, हेलोसिनेशन हमने पढ़ा, सेंसरी एक्सपीरियंसेस दैट अकर विदाउट एन एक्चुअल एक्सटर्नल स्टिमुलस, वो एक्सपीरियंसेस जो एक्चुअल में है ही नहीं, बाहर से कोई स्टिमुलस मिलेगी ही नहीं, कोई स्टिमुली मिलेगी ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगेगा दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, स्मेल आ रही है, हाँ मैं उनकी खुशबू को महसूस कर सकता हूँ, इस तरह की बातें। समझ रहे? तो विजुअल, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी एंड टैक्टाइल हेलोसिनेशन कुछ भी हो सकता है। इन सिंपल टर्म्स मैं कह सकता हूँ, व्हेन वी यूज आवर 5 सेंसेस, एक्चुअल में कोई है ही नहीं। समझ रहे हैं? हमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं हमारे 5 सेंसेस से, तो वो 5 सेंसेस के थ्रू जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगर वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर मिल रही है तो इस मीन्स हेलोसिनेशन। डेल्यूजन, स्ट्रॉन्गली हेल्ड फॉल्स बिलीव दैट आर नॉट बाइज्ड इन रियलिटी, जो एक्चुअल में हो ही नहीं सकता वो आपको लग रहा है। आपको लग रहा है कि अमिताभ बच्चन जी आके आपको गोली मार देंगे या दाऊद इब्राहिम आके आपको गोली मारेगा, इस तरह की बातें जो हो ही नहीं सकता एक्चुअल में,
वो डिपेंड भी तो करता है नहीं आप पर, आपकी जो सोसाइटी में आपकी क्या वैल्यू है। अब कोई नॉर्मल बच्चा 17-18 साल की उम्र का बच्चा ये कहे कि इस देश का जो सबसे मोस्ट वांटेड पर्सन है वो उनके साथ है, जो उनकी लड़ाई हो चुकी है, उनको लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो रियलिटी से बिल्कुल कट आउट है। अब डिल्यूज़न में ना कुछ कॉमन डिल्यूज़न है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये डिल्यूज़न की ही कैटेगरी है, यहाँ पर आप इनको नंबर बेशक डाल लीजिएगा, यहाँ पे डाले नहीं गए हैं। पैरानोइड डिल्यूजन जिसे कहते हैं, बिलीव दैट वन इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड नहीं, परसिक्यूटेड और टारगेटेड। एक किसी को लगता है कि उसको टारगेट किया जाता है, किया जा रहा है, या उसको सताया जा रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है उसको, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। ऐसा होता है ना कई बार कि यार मुझे ना लगता है मुझे वो देख रहा है, हमें भी नॉर्मल हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नॉर्मल होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर रोज़ होना, हर पल होना, दैट इज़ द पैरानॉइड डिल्यूजन। ग्रैंडियोज डिल्यूजन, ग्रैंड पार्टी की है, बिल्कुल बड़े वाली पार्टी जहाँ पर हर तरह की डिश हो, हर तरह की फैसिलिटीज़ हो, हर तरह की कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक और दूसरे वाली ड्रिंक भी हो, है ना, तो आप कहेंगे ग्रैंड पार्टी थी। तो यहाँ पर जो ग्रैंडियोज डिल्यूजन होता है ना, वो ऐसा लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, कहने का मतलब है आई एम ए सुपरमैन, या मेरे पास कुछ ऐसी पावर्स है जिनकी हेल्प से मैं किसी को बचा सकता हूँ, किसी की हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास वेल्थ है, फेम है, हेल्थ है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ खासियत है। इन सिंपल टर्म्स, बिलीविंग हैविंग एक्सेप्शनल एबिलिटीज रादर देन अदर्स। समझ रहे हैं? तो ग्रैंडियोज डिल्यूजन ये मान लेना कि मैं दूसरों से अलग हूँ, और अलग भी ऐसा नहीं बल्कि मैं उड़ सकता हूँ। समझ रहे हैं? तो ग्रैंडियोज डिल्यूजन होगा। ओके, सो डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस किसे कहेंगे भाई? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिलीव दैट ऑर्डिनरी इवेंट्स और ऑब्जेक्ट हैव स्पेशली सिग्निफिकेंस टू वन सेल्फ व्हेन यू फील दैट दिस थिंग्स, दिस स्मॉल थिंग स्पेशली फॉर मी। समझ रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि आप लेट हो रहे हैं और कहीं से कोई ऑटो वाला आया या कोई गाड़ी वाला आ गया, आपने उसको वैसे ही हाथ दिया या उसने आपसे पूछ लिया कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, आपने कहा कि मैं इधर जा रहा हूँ, क्या मुझे छोड़ दोगे? आप बैठे, पता चला आप दोनों ही एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, एक ही प्लेस पे जा रहे हैं, एक ही जगह पर जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? कोइंसिडेंस हो जाएगा। लेकिन वो पर्सन जिनको ऐसा डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि हर छोटी से छोटी चीज़ अगर ऊपर से नीचे कुछ गिर जाता है तो वो मेरे लिए है, वहाँ से यहाँ कोई जा रहा है तो मेरे लिए, वो ज़िंदगी में आया है तो मेरे लिए है। तो इस तरह की बातें हैं ना जो वो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कहलाती है, कि छोटी छोटी इवेंट्स को ऐसा लगाना कि ये मेरे लिए ही हुई है और किसी के लिए नहीं हुई, ये डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस बोलते हैं इसको। सोमैटिक डिल्यूजन, सोमैटिक डिल्यूजन कहता है कि किसी को ऐसा लगता है कि भाई क्या है, उसको फिजिकल इलनेस है, कोई बीमारी है या होने वाली है, सोमैटिक डिल्यूजन। हमने इससे पहले सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर भी रीड किया था, वहाँ पर भी हमने डिल्यूजन्स पढ़े थे, समझे? वहाँ पर हमने डिसऑर्डर्स किए थे, डिल्यूजन नहीं किए थे एक्चुअली, है ना। तो अभी आपको समझ आ गया हेलोसिनेशन डिल्यूजन और डिल्यूजन की कुछ कैटेगरी, जिसमें पैरानॉइड, ग्रैंडियोज डिल्यूजन और सोमैटिक डिल्यूजन आ जाता है। अब आ जाती है बात भाई डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग की। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग किसे कहेंगे? आप ऑर्गेनाइज थिंकिंग जब हम वो कहते हैं ना, जब आपसे किसी ने सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया, जवाब भी ऐसे दिया कि लॉजिकली है, हाँ भाई 2 और 2 4, 2 + 2 = 4, वेरी सिंपल। या हम कहें a + b × होल स्क्वायर = ये इक्वेशन है, हमने इसका आंसर कर दिया, ये है लॉजिकल थिंकिंग या ऑर्गेनाइज थिंकिंग। या फिर मैं कहूँ कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो ऑर्गेनाइज थिंकिंग क्या कहेगी? मैं यहाँ से ऑटो लूँगा, गाड़ी लूँगा, स्कूटी लेके जाऊँगा, जो भी है हमारे पास वो हम लेके जाएंगे, और फिर हम बस स्टैंड के ऊपर वहाँ पे उसको खड़ी कर देंगे, या फिर हम पार्किंग में लगा देंगे, पार्किंग में लगाने के बाद हम बस लेंगे, बस में बैठने से पहले टिकट लेंगे, एक वाटर बॉटल होनी चाहिए। लॉजिकल या कहीं ऑर्गेनाइज थिंकिंग ऐसी होती है ना। लेकिन डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग कहती है कि आप नॉर्मल तरीके से सोच ही नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं? आपको प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइज थॉट को लॉजिकली सोचने में। हाउ, कैसे पर्सन, अब मैंने क्या कहा था, हमारे थॉट्स जैसे हम सोचते हैं वो हमारे बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, और बिहेवियर में स्पीक। अब मान लो मुझे ये टॉपिक आ ही नहीं रहा, लेकिन तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हाँ भाई इनको ना आ नहीं रहा है, ये अभी मज़ा नहीं आ रहा है, इस वीडियो को स्किप कर दो, छोड़ दो, कोई और वीडियो देखेंगे। ऐसा ही तो होगा ना। मतलब ऑर्गेनाइज थिंकिंग होगी तो हम चीज़ों को इजीली ग्रैब कर पाएंगे, ग्रैब करने के बाद हम उनको प्रोसेस कर पाएंगे, प्रोसेस करने के बाद इजीली रिकॉल, और रिकॉल अगर हमें डिलीवर करना है तो हम इजीली डिलीवर भी कर पाएंगे। तो डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग ये है, अगर हम ये सभी काम नहीं कर पाते। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वो ऑर्गेनाइज थिंकिंग का था, कि हमने रिकॉल किया प्रॉपरली, रिकॉल करने के बाद हमने लेक्चर को डिलीवर किया, दिस इज द ऑर्गेनाइज थिंकिंग, वेरी सिंपल, है ना। अब इसमें भी 2 पॉइंट्स है। अब यहाँ पर भाई 2 जगह ना आप पॉइंट्स बना लेना अपने आप, ठीक है, इन चीज़ों को। जंपिंग बिटवीन टॉपिक्स,
कि हम क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे आपने देखे होंगे, पहले एक टॉपिक करेंगे कि हम अभी कार्स की बात कर रहे हैं, कार के बीच में न जाने कहाँ से मार्वल्स को ले आएंगे, मार्वल्स के बाद बीच में क्या खाने की चीज़ों को ले आएंगे, लेकिन एक भी टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर रहे। उसको बोलते हैं जंपिंग बिटवीन टॉपिक्स, स्विच करना वन टॉपिक टू अनदर, अनदर टू अनदर, अनदर टू अनदर वन, इस तरह चलता रहता है, तो उसको बोलेंगे जंपिंग बिटवीन टॉपिक्स। इनकॉन्ग्रेंट स्पीच, इनकॉन्ग्रेंट स्पीच किसे कहेंगे हम, इसको ना इससे समझो। यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, जिसको हम वर्ड सैलेड बोलते हैं। इनकॉन्ग्रेंट कैसे, आप सलाद जिसको आप बोलते थे कुकुम्बर, पोटैटो, टोमेटो, अब पोटैटो नहीं खाते होगे सैलेड में, लेकिन हाँ कुकुम्बर, टोमेटो, चिल्ली, ग्रीन चिली, या फिर हम कहें और क्या क्या होता है भाई सैलेड में, कैबेज, कैरेट, ये सभी चीज़ें होती हैं, तो हम वो करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है, समटाइम द स्पीच कैन बी जम्बल्ड, हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, हमें नहीं समझ में आता कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। इनकॉन्ग्रेंट मीन्स बिल्कुल सिमिलर है नहीं, वही कुछ ना कुछ यहाँ पे जंपिंग टॉपिक्स भी आ रहा है बीच में। कि अभी अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो क्या लें इनकॉन्ग्रेंट स्पीच का, कि एक एग्जाम्पल हो जाता है कि आप टॉपिक को स्किप कर रहे हैं, लेकिन एक टॉपिक, हाँ आ गया एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में एक लड़का है छोटा सा, मान लीजिए, नाम रख लेते हैं उसके आरव। इनकॉन्ग्रेंट स्पीच में क्या होगा कि आपने उसको एक टॉपिक दे दिया कि अरे यार ये क्या है, ये कौन सा पत्थर है, तो उसने कहा भाई ये स्टोन नहीं है, ये तो क्या है, बोन है। किसकी होता है ना, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं दिखने में जैसे हड्डी है, तो उसने मुझे स्टोरी सुना दी, ये बोन कहाँ से आई, कोई आया था इस प्लॉट में, और इस प्लॉट में आने के बाद किसी ने डॉगी को मार दिया और उसकी हड्डी है ये। बिना मतलब की बातों का जोड़ना, इनकॉन्ग्रेंट स्पीच, समझ रहे हैं। वैसे ही कुछ भी बनाया जा रहा है, लेकिन बीच में उसने क्या किया, बोन को किसी और से रिलेट कर दिया, अब इसका स्टोन बन गया। समझ, लॉजिकल है ही नहीं, ऑर्गेनाइज थिंकिंग है ही नहीं। लेकिन ये बच्चों की बात नहीं है, बच्चों में कॉमन है ये एग्जाम्पल था। आपको ये बात देखनी है जिनको सिजोफ्रेनिया है उनमें, हम उनमें सिम्टम्स को चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है नेगेटिव सिम्टम। नेगेटिव सिम्टम जैसे कि मैंने बताया, इन्वॉल्व डिक्रीज और लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन और कैपेबिलिटीज। ओके, सो एफेक्टिव फ्लैटनिंग पहला सिम्टम आता है नेगेटिव में, एफेक्टिव फ्लैटनिंग। अभी वहाँ पर आपने जितने भी सिम्टम्स देखे वहाँ पर कुछ ना ऐड हो रहा था कि भाई हमें कुछ नज़र आ रहा है, सुनाई दे रहा है, ऐड था हमारे बिहेवियर में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, इफेक्टिव फ्लैटनिंग। इफेक्टिव आपने एटीट्यूड में पढ़ा होगा, ABC मॉडल में, इफेक्टिव जो हमारी फीलिंग से जुड़ा होता है, फ्लैटनिंग बिल्कुल फ्लैट हो गया है। रिड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, इमोशंस एक्सप्रेस करने बंद कर देगा भाई पर्सन। फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होगा, वॉइस टोन, गेस्चर्स, कुछ भी आपको रिफ्लेक्ट नहीं देखने को मिला, कोई बिहेवियर नहीं शो करेगा। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या कहता है, कोई काम करने की उम्मीद ही नहीं होगी, या अंदर से मोटिवेशन ही नहीं होगा कि अरे यार तुम ये काम कर लो, ये शुरू कर लो। अगर किसी ने थोड़ा बहुत शुरू भी कर लिया तो सस्टेन नहीं कर पाएगा, कंसिस्टेंसी में उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, या हम कहें टास्क को कंप्लीट करने में उसको प्रॉब्लम आएगी। एनेडोनिया, एनेडोनिया क्या होगा भाई, वो सभी एक्टिविटीज़ जिसमें आपका पहले मन लगता था, आमतौर पर आपको अच्छा लगता था, लेकिन अभी आप में उनको करने का मन ही नहीं है, या उसमें आपको प्लेजर मिल ही नहीं रहा है, हैप्पीनेस मिल ही नहीं रही है, उसको बोलेंगे एनेडोनिया। एलोजिया, एलोजिया किसे कहेंगे भाई, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि हमने कहा डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, अब नेगेटिव अगर सिम्टम्स होंगे तो बोलेगा ही नहीं, समझ रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने का मज़ा ही नहीं है, कुछ ऐसा वो समझेगा इसलिए बात नहीं करेगा। और जब हम किसी से बात नहीं करेंगे तो सोशल विड्रॉल वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सोशल एंगेजमेंट, सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म होती चली जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉग्निटिव सिम्टम, पॉजिटिव, नेगेटिव, इनके बाद अब कॉग्निटिव सिम्टम आता है। अब कॉग्निटिव सिम्टम अगर आपने MPC 01 पढ़ी है तो आपको इजीली पता होगा कि कॉग्निटिव मतलब सोचना, प्रोसेस करना, रिकॉल करना, मेमोराइज करना, सब कुछ कॉग्निशन में आता है। तो थिंकिंग प्रोसेस से रिलेट करती है ये टर्म कॉग्निटिव। अब इम्पेयर्ड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम होगी, ये आप पढ़ लेना, बिल्कुल ईजी है। अब एग्जीक्यूट करने में कब प्रॉब्लम होगी भाई, पहले तो उसको परसेप्शन में प्रॉब्लम होगी, परसीव करने के बाद उसको मेमोराइज, प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होगी। मैंने अभी एग्जांपल दिया था रिकॉल करने में। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सभी में प्रॉब्लम होने वाली है। वर्किंग मेमोरी डेफिशिएट, चीज़ों को याद रखने में उसको बड़ी प्रॉब्लम होगी। अटेंशन, फोकस नहीं कर पाएगा। ये थे कॉग्निटिव सिम्टम। अब एक टर्म और आ जाती है यहाँ पर, कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी क्या होती है इन सिजोफ्रेनिया, ये मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल सिंपल टर्म्स में।
सिजोफ्रेनिया है मान लो किसी को, हमने एग्जाम्पल लिया आरव को। अब हमने कैसे बताया कि आरव को सिजोफ्रेनिया, ये सिम्टम्स जो हमने ऊपर देखे, पॉजिटिव नेगेटिव कॉग्निटिव सिम्टम्स हमने देखे, तो भाई उन सिम्टम्स के बिहार पर हमने कहा इसको सिजोफ्रेनिया है ना। अब आरव को सिजोफ्रेनिया इसका रिजल्ट आ गया भाई पॉजिटिव, इसकी रिपोर्ट्स हम ऐसा बोल सकते हैं। तो कोमॉर्बिडिटी को कैसे समझेंगे? अब आरव को जब ऐसा लग रहा है कि दूसरों से इंटरेक्ट करने में कैपेबल नहीं है, बात नहीं कर पा रहा, या उसको कोई और नज़र आ रहा है जो एक्चुअली में किसी और को नज़र नहीं आ रहा, या उसको कुछ सुनाई दे रहा है जो एक्चुअल में किसी और को सुनाई नहीं दे रहा, तो उसको ये लगेगा कि यार मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, या मुझे कुछ ट्राई करना चाहिए। हो सकता है वो अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर दे, कोई ड्रग कंज्यूम करना शुरू कर दे, हो सकता है पॉसिबली, है ना। या हो सकता है वो कुछ भी ना कंज्यूम करे लेकिन उसको इन बातों का डिप्रेशन होना शुरू हो जाए, एंजाइटी होना शुरू हो जाए उसको कि अरे यार मैं ही क्यों इतना अलग हूँ दूसरों से, ये मुझे ही क्यों दिखाई दे रहा है, दूसरों को क्यों नहीं, शायद मेरे में ही कोई गड़बड़ है, कमी है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कोमॉर्बिडिटी का इस एग्जाम्पल से क्या लेना देना है, अभी रिलेट करते हैं। कोमॉर्बिडिटी का सिंपल सा मीनिंग ये कि सिजोफ्रेनिया के साथ जब कोई दूसरा डिसऑर्डर भी एग्जिस्ट करें, एसोसिएट करें, एक से ज़्यादा डिसऑर्डर्स जब सिजोफ्रेनिया के साथ एसोसिएट कर जाएं, मिल जाएं, आपको आइडेंटिफाई करने को मिले, तो उसको बोलते हैं कोमॉर्बिडिटी। प्रेजेंस ऑफ वन और मोर एडिशनल मेंटल हेल्थ कंडीशन अलोंगसाइड द प्राइमरली डायग्नोस ऑफ सिजोफ्रेनिया। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ कोमॉर्बिडिटी ओवर हियर, है ना। सो ये क्यों ज़रूरी है कोमॉर्बिडिटी, अब क्वेश्चन आ जाता है। अब मान लो सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर हो गया बच्चे को सिजोफ्रेनिया के साथ साथ, तो सीवियर कंडीशन हो जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम होगी सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट करते हुए उसको। तो पीपल विद सिजोफ्रेनिया मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स इन जनरल पॉपुलेशन। इसीलिए ज़रूरी है कोमॉर्बिडिटी की। कोमॉर्बिड कंडीशन रोजन द ओवरऑल प्रोग्नोसिस, जो हमारी ट्रीटमेंट का प्रोसेस होने वाला है उसको अफेक्ट करेगा। अब हम तो सिजोफ्रेनिया वाले कर रहे हैं लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि उसको सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर है, एंजाइटी भी, अभी पहले एंजाइटी पे काम करना होगा, सब्सटेंस पे काम करना होगा, हो सकता है ना। तो ये हमारे पूरे ही ट्रीटमेंट को बेकार कर देंगे। और बड़ा अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कोमॉर्बिडिटी की, अगर हम स्टडी करते हैं, तो हमारे लिए सिजोफ्रेनिया की स्टडी करने में, उसके ट्रीटमेंट बनाने में, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में बड़ी हेल्प हो जाती है। कॉमन कोमॉर्बिड कंडीशन, इनको मैं सिर्फ नाम लूँगा, पढ़ना आपको ही है। मूड डिसऑर्डर कर चुके हैं हम, बाइपोलर, डिप्रेसिव, अब बाइपोलर में भी हमने अलग अलग किया, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, समझ रहे। डिप्रेसिव में भी हमने अलग अलग मूड डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, अभी रिसेंट वीडियो ही तो बनाई है। एंजाइटी डिसऑर्डर, सबसे पहले हमने यही किया। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन फ्यूचर हम करने वाले हैं, तो इनको आप पढ़िएगा। कुछ को हम कर चुके हैं, सिर्फ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बचा है, अभी उसको लास्ट ब्लॉक है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। एटियोलॉजी ऑफ सिजोफ्रेनिया, अभी वही हमारा सेम सा पोर्शन आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पहली एटियोलॉजी रहेगी, पहला रूट कोज की यहाँ पर चांसेस है इफ़ यू आर प्रीडिस्पोज्ड, अगर आपकी फैमिली में किसी को है सिजोफ्रेनिया या था, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती है जो आपकी उन जीन्स को ट्रिगर कर दे, एक्टिव कर दे, तो चांसेस बढ़ जाता है कि आपको सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आप पढ़ना। ट्विंस थियरी भी कहती है, ट्विंस थियरी क्या कहती है भाई, हमारे पास या तो फैटर्नल जाइगोट होते हैं या फिर आइडेंटिकल जाइगोट होते हैं, ऐसा ही तो होता है ना। तो अगर ट्विंस थियरी कहेगी अगर दोनों ही ट्विंस या जो हैं वो अपने जीन्स को शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि उनको दोनों को ही होगा ना, है ना। तो इसमें कोई बात है नहीं। और जिनको, अब यहाँ पर जेनेटिक है, हो सकता है किसी के पेरेंट्स को ना हो लेकिन फिर भी हो जाता है, तो वहाँ पर अदर फैक्टर काम देते हैं। वो कौन से फैक्टर्स होंगे? एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है प्रीनटाल फैक्टर्स हो भाई, मदर को पहले से ही बड़ा स्ट्रेस रहता हो प्रेगनेंसी के दौरान, या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ गई हैं, या कोई वायरस जो है उनको अफेक्ट कर देता है। तो ये सभी चीज़ें प्रीनटाल फैक्टर है जो अफेक्ट करती है। चाइल्डहुड एडवर्सिटी, कोई ट्रामा हुआ हो, बच्चे को नेग्लेक्शन मिली हो, या कोई एब्यूज़ हुआ हो चाइल्डहुड के दौरान, तो वो प्रॉब्लम देता है बच्चे को, चांसेस बढ़ जाते हैं सिजोफ्रेनिया होने के। तो अब देखो, मान लो इसको ना हम कैसे, अगर एक एक टर्म को मैं समझाऊँ ना, वैसे वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, चैप्टर एक ही दिन में कवर नहीं होता है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। लेकिन अब आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप इजीली समझ जाते हैं, मैं मानता भी हूँ ये बातें, और वीडियो फिर भी लंबी हो ही जाती है। चाइल्डहुड डाइवर्सिटी को मैं इसलिए बता रहा था भाई, अब किसी के साथ कुछ अब्यूज़ हुआ है,
हो सकता है जब वो बड़ा हो जाए अनकॉन्शियस, साइको एनालिसिस को अगर यहाँ पर हम मद्देनज़र रखते हुए अगर हम कहें, अनकॉन्शियस माइंड पे वो उन चीज़ों को भूल गया लेकिन उसको सपने आते हैं, या कोई वैसा उस पर्सनैलिटी का पर्सन जिसने उसके साथ अब्यूज़ किया उसको बार बार नज़र आ रहा है, तो सिजोफ्रेनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। तो ये एग्जांपल्स बड़े ज़रूरी हैं, चीज़ों को रिलेट करना सीखें। सोशल आइसोलेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर कहता है कि अगर हम औरों से अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं, अकेले रहने में क्या हुआ, खाली दिमाग, शैतान का दिमाग कंसीडर किया जाता है, तो ऑब्वियस है कि हमको लगेगा कि कोई मेरे साथ है, कोई नहीं है, नंबर ऑफ चीज़ें हैं यार जो फील कर सकते हैं हम। तो इसलिए सोशल आइसोलेशन भी एक फैक्टर रहता है, कॉग्निटिव फैक्टर भी एक फैक्टर है। अब जो आपको समझना है ना, ये तो बड़े इजी थे, आप इजीली कर भी पाएंगे। अब हिपोक्सिया, हिपोक्सिया क्या कहता है, ये कहेगा भाई एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ससेप्टिबिलिटी, ऑल्दो स्टडी हैव बीन मेनली एपिडेमियोलॉजिकल, सच स्टडीज प्लेज हाई डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस ऑन हिपियो। अब इनका जो हिपोक्सिया जो आया है ना, ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है, और इसकी जो स्टडी के जो एविडेंस हैं वो हमें कहाँ से मिली, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से। ये क्या कहती है, इसको आप समझने के लिए इस ऊपर वाले थियरी के पोर्शन को पढ़ने से पहले आपको यहाँ से समझना होगा। फेटाल हिपोक्सिया, प्रेजेंस ऑफ सर्टन अनआइडेंटिफाइड जीन्स, कई बार कुछ अनआइडेंटिफाइड जीन्स फेटाल को अफेक्ट करते हैं। फेटाल समझते हैं भ्रूण, हमने अगर अपने प्रीनेटाल डेवलपमेंट या MPC 002 अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि फेटाल क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, ये सभी आपको पता होगा। तो फेटाल को कुछ अनआइडेंटिफाइड जीन्स क्या होते हैं, यहाँ पर ना 3-4 चीज़ें हैं, है तो चीज़ें 2 ही लेकिन आपको चीज़ें देखने को 4 मिलेंगी। कैसे, पहली चीज़ है भाई अनआइडेंटिफाइड जीन्स, जिसको आप कहेंगे इनकी अनआइडेंटिफाइड जीन जब फेटाल को ऊपर अटैक करते हैं या अफेक्ट करते हैं तो वहाँ पर रिलेशन देखी जाती है हिपोकैम्पस के साथ। किसके साथ, हिपोकैम्पस के साथ। अगर आपने अब MPC 01 HM वाला केस पढ़ा तो कैसे हिपोकैम्पस हमारी मेमोरी को कंट्रोल करने में या फिर हम कहें प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करता है, ये आपको पता होगा। सेकेंड टर्म है हिपोकैम्पस। अब अनआइडेंटिफाइड जीन और हिपोकैम्पस दोनों के बीच में रिलेशन देखी जाती है। अगर अनआइडेंटिफाइड जीन आ जाते हैं तो वहाँ पर हिपोकैम्पस की वॉल्यूम में रिडक्शन देखने को मिलता है आपको। जो थर्ड टर्म है वो है हमारे पास सिजोफ्रेनिया, जिसको आप जानते ही हैं, थर्ड वन। अब जो हिपोकैम्पस का सिजोफ्रेनिया के साथ रिलेशनशिप है, हिपोकैम्पस का सिजोफ्रेनिया के साथ, अनआइडेंटिफाइड जीन का हिपोकैम्पस के साथ, तो कहीं ना कहीं अनआइडेंटिफाइड जीन सिजोफ्रेनिया के लिए ससेप्टिबल होंगे, हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इनके बीच में भी रिलेशन मिलेगी। ये भी एक रीज़न बन सकता है, हिपोक्सिया जिसको बोलते हैं, कि सिजोफ्रेनिया हो जाए बच्चे को। ओके, अभी हम बात करते हैं हमारे न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स। कौन से हैं वो, एबनॉर्मैलिटीज़ सॉरी, स्ट्रक्चर और फंक्शन में। ब्रेन की स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस होता है, फंक्शन में अगर डिसफंक्शन देखने को मिले, ब्रेन के पार्ट्स में डिसफंक्शन देखने को मिले, तो प्रॉब्लम होगी सिजोफ्रेनिया की। जैसे कि डोपामिन डिसरेगुलेशन, ग्लूटामेट, ये सभी न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है हमारा मूड अच्छा नहीं रहेगा, हो सकता है हमें सिजोफ्रेनिया के चांसेस बढ़ जाए। ब्रेन की स्ट्रक्चर, तो ये आपको पढ़ना है। साइको सोशल फैक्टर में आ जाती है स्ट्रेस वुल्नरेबिलिटी मॉडल। स्ट्रेस वुल्नरेबिलिटी मॉडल क्या कहता है कि अगर आपको जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इंडिविजुअल विद जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू सिजोफ्रेनिया। अभी मैंने ऊपर ये बता दिया है हालांकि, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर आपकी फैमिली में किसी को सिजोफ्रेनिया है लेकिन आपका एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपकी लाइफ में, आपको कोई डरने वाली बात नहीं। लेकिन कोई भी एक ऐसी इवेंट जो उन जीन्स को एक्टिवेट कर दे, ट्रिगर कर दे, तो आपको क्या हो जाएगा, स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी मॉडल उसी को कहेंगे। समझ रहे हैं, किसी की लव्ड वन की डेथ हो जाए तो जो वो डेथ है, वो इवेंट है, वो इंसिडेंट है, वो आपको अफेक्ट करेगा। आपके जीन्स में अगर सिजोफ्रेनिया है, मतलब जीन है आपके अंदर, उनको तो वो एक्टिव हो जाएंगे और आपको चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको सिजोफ्रेनिया होगा। अर्बन सिटी हम बोल सकते हैं, अर्बेनिसिटी एंड सोशल फैक्टर्स। अब सोशल फैक्टर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं सिजोफ्रेनिया को होने या ना होने में। भाई अर्बन सिटीज़ में क्या होता है कि फ्लैट्स में रहते हैं, आप चंडीगढ़ देखेंगे, पंचकुला देखेंगे, गुड़गांव देखेंगे, बेंगलोर देखेंगे, तो इन बड़ी बड़ी सिटीज़ में क्या होता है कि अर्बन सिटीज़ जिनको बोल दिया जाता है, फ्लैट्स में रहते हैं। सोशल आइसोलेशन वाला काम होता है कि हम एक दूसरे के यहाँ नहीं जाते, कुछ जगह जाते हैं लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप गांव की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि शाम को एक घर से लगभग 5-6 घर एक जगह आके बैठेंगे, या फिर हफ्ते 2 हफ्ते में 10-15 दिन में चौपाल में इकट्ठा हो जाते हैं। सोशल आइसोलेशन होता नहीं,
टाइम मिलता नहीं अकेले रहने का, तो थोड़ा बहुत होता है वो ज़रूरी भी होता है। तो अर्बेनिसिटी एंड सोशल फैक्टर इसीलिए हेल्प करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं, हेल्प नहीं बोलेंगे यहाँ पर, सिजोफ्रेनिया के रिस्क को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब सब्सटेंस अब्यूज़ हम कर चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मेडिकेशन। यहाँ पर जो मेडिकेशंस होंगी उनको भी टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब कौन सी टाइप है भाई मेडिकेशन की? फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक। फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, जिनको एंटीसाइकोटिक या टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स कहा जाता है। दीज मेडिसिन्स हैव बीन अराउंड फॉर लॉन्गर एंड जनरली इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए जो मेडिसिन्स दी जाती हैं वो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक या टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स कहेंगे। फर्स्ट पॉजिटिव सिम्टम कौन से हैं? हेलोसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग को कम करने के लिए। किसी को नज़र आ रहा है दवाइयाँ देंगे थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट है भाई? मूवमेंट डिसऑर्डर्स होने के चांसेस है, मूवमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, अब जो सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक, जिनको एटिपिकल एंटीसाइकोटिक डिसऑर्डर मेडिसिन्स बोला जाता है, ये जो है मेडिसिन इसलिए दी जाती हैं, न्यूअर ट्रेंड टू फीवर मूवमेंट डिसऑर्डर साइड इफेक्ट। जो साइड इफेक्ट होते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, बार बार डिसऑर्डर ही याद आ रहा है, क्या करें इतने सारे डिसऑर्डर कर चुके हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स की जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या होंगे? मूवमेंट डिसऑर्डर हो सकता है। अब मूवमेंट डिसऑर्डर को रिड्यूस करने के लिए सेकंड जनरेशन के एंटीसाइकोटिक्स हम देते हैं वहाँ पर मेडिसिन्स। अब इसके भी थोड़े से साइड इफेक्ट है, लेकिन इतने सीवियर नहीं है, वेट गेन और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, लेकिन काम चल जाएगा भाई अगर हेल्थ अच्छा होता है तो, है ना। तो अभी हम बात करते हैं, और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जो मेडिसिन्स होती हैं किसी भी डिसऑर्डर की लंबे टाइम तक चलती हैं। जब बिहेवियर नॉर्मल हो जाए उसके बाद भी चलती हैं। इसके पीछे रीज़न है ताकि रिलैप्स ना हो, दोबारा ना आ जाए कोई भी ऐसी इवेंट जो फिर से उसको ट्रिगर कर दे, फिर से उसको एक्टिव कर दे, ऐसा ना हो। ठीक है, आप साइकोथेरेपी की बात करते हैं, सीबीटी कर चुके हैं, थॉट पैटर्न में चेंज करेंगे। फैमिली थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, वहाँ पर हम कुछ नई ट्रेनिंग सिखाने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल सिचुएशन, या हम कहीं कम्युनिकेशन वहाँ पर इम्प्रूव करवा सकते हैं बच्चों का। साइको सोशल इंटरवेंशन क्या होगी? अब साइको सोशल इंटरवेंशन में एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, मतलब स्कूल और जहाँ पर भी बंदा काम कर रहा है वहाँ पर के एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बना दें। हाउसिंग सपोर्टिव, घर के एनवायरनमेंट को। केस मैनेजमेंट मतलब जो पर्सन केस को मैनेज कर रहा है वो उसको हर एक चीज़ को मैनेज रखना होगा उस पर्सन के लिए जिसको सिजोफ्रेनिया है। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स को टाइम टू टाइम कंडक्ट करवाना। ठीक है, तो साइको सोशल इंटरवेंशन। मेटाकॉग्निशन ट्रेनिंग जो आपको समझनी है, ये सभी आप इजीली कर सकते हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, प्रीवियस वीडियोस में हम कर भी चुके हैं। मेटाकॉग्निशन ट्रेनिंग कहती है कि अभी देखो हेलोसिनेशन डिल्यूजन में क्या होता है, फॉल्स बिलीव होता है और कुछ चीज़ें जो नहीं हैं वो उनको देखने को मिलती हैं। मेटाकॉग्निशन या मेटाकॉग्निटिव ट्रेनिंग हमें हेल्प करती है कि हम एक थॉट को लें, उसके बारे में सोचें ताकि हम अदर थिंग्स के बारे में सोच ना पाएँ, हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग अपॉन वन कॉग्निटिव प्रोसेस, अपनी कॉग्निटिव प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोसेस करें उनके ऊपर सोचें, देखें उनको, मतलब देखने का मतलब है विचार करें, समझ रहे हैं। तो ये हेल्प करती है उनको प्रेजेंट में रहने की, ना कि किसी और जगह देखने की या सोचने की, इनको हेल्प करती है। और MCT एम एट शार्पिंग द अवेयरनेस ऑफ पेशेंट फॉर वैरायटी ऑफ कॉग्निटिव वाइज, जंपिंग टू कंक्लूजन। अब मान लीजिए कोई टॉपिक टू टॉपिक भाग रहा है, कभी कार, कभी बाइक, कभी साइकिल, इस तरह बीच में एक भी बात उसने कंप्लीट नहीं की, लेकिन जब वो एक अपने ही एक थॉट को सोचेगा, बारीकी से उस पर ध्यान देगा, तो हम कहेंगे कि वो टॉपिक्स को स्किप करेगा नहीं, है ना। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन भी सीख जाएगा, ऑर्गेनाइज चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना भी सीख जाएगा कि हाँ इनको ऐसे बात करना, तो धीरे धीरे होएगी। अब इस वीडियो में आपके लिए एक होमवर्क है, ये वाला आपकी बुक से है एज इट इज़, कोई इसमें चेंज नहीं किया गया है। इसको आपको पढ़ना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपने क्या पढ़ा इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पर कंटेंट होता है कंप्लीट हमारा। होपफुली आपको सिजोफ्रेनिया समझ में आ गया होगा। और अब ये पिक्चर आपको समझ में आ गई। फर्स्ट पिक्चर में जो यहाँ पर आप गुलाबी कलर का आपका जो दिमाग चल रहा है, और रेड कलर के होठ जो यहाँ पर साइड में बोल रहे हैं, ये परेशान है। एक्चुअल में ये बोल नहीं रहे, इस बीच वाले पर्सन को लग रहा है कि ये बोल रहे हैं। इसको सिजोफ्रेनिया हेलोसिनेशन का एक एग्जाम्पल सिर्फ पिक्चर की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की। होपफुली यू लाइक द कंटेंट। इफ़ यू लाइक द कंटेंट यू कैन हिट द लाइक बटन। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वट एवर यू कैन डू, बट कुछ भी नहीं भाई, वीडियो एंड, टॉपिक एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।